हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक मौर्य वंश के ऊपर होने वाला है। इससे पहले हमने प्राचीन भारत में ईरानी यूनानी आक्रमण देखा था, ठीक है। और उससे पहले हमने मगध का उत्कर्ष देखा था, जिसमें हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में चर्चा की थी। आज हम नंद वंश के बाद कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, किसने की और कौन इसके महत्वपूर्ण शासक थे, जिससे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसके बारे में रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मौर्य वंश का भाग 1 है। इसमें हम मौर्य शासन, जो मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है, उनके स्रोतों के बारे में देखेंगे और कुछ प्रमुख शासकों के बारे में देखेंगे कि क्या एग्जाम हॉल में बार बार इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसके बारे में रहेगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और मैं ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के साथ हमेशा आप लोगों के बीच नए नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर रहूँ। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में मिल जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो मौर्य वंश पढ़ने जा रहे हैं या मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इनका शासन तो मगध में था, ठीक है। अब हमें इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो सबसे पहले हम इन जानकारी के बारे में देखते हैं। और ये जो जानकारी है हम इसे 3 तरह से देखेंगे। एक तो पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, जो पुरातात्विक साक्ष्य मतलब खुदाई से प्राप्त हुए हैं उनके बारे में। एक साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य मतलब जो लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे वो देसी हो विदेशी हो, जो भी। और एक कुछ विदेशी विवरणों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसमें हम जब मौर्य शासन पढ़ेंगे तो उसमें एक शासक होगा अशोक। तो अशोक के ही जो अभिलेख है, मैक्सिमम जानकारी हमें अशोक के अभिलेख से मिलती है। और अगर अशोक के अभिलेख के अतिरिक्त मैं कोई बात करूं तो ठीक है, शक महाक्षत्रप से मिलती है। तो महाक्षत्रप के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब मैंने ईरानी यूनानी आक्रमण पढ़ाया था। जो क्षत्रप वर्ड है वो ईरान से प्रेरित है, ईरान के प्रभाव से है, ठीक है। और क्षत्रप किसे कहा जाता था, तो जो राज्यों का मुखिया होता था, शासक होता था, उसे क्षत्रप कहा जाता था। और जो शक है, शक में जो शासन का मोस्ट सीनियर होता था, सीनियर शासक होता था, उसे महाक्षत्रप कहा जाता था। और जो जूनियर होते थे उन्हें क्षत्रप कहा जाता था, ठीक है। तो हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिल रही है, एक तो अशोक के अभिलेख से, दूसरा शक महाक्षत्रप से, तीसरा है रुद्रदामन के गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। उसी को ही गिरनार अभिलेख बोलते हैं या जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो रुद्रदामन के गिरनार जूनागढ़ अभिलेख से, इसके अलावा जो मृद भांड है ना, उस समय के जो मृद भांड है उससे जानकारी मिलती है। और उसके अलावा पंचमार्क या आहत सिक्के से जानकारी मिलती है। पंचमार्क आहत सिक्के के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे धातु पर चोट करके खुरेद कर, है ना, सिक्के बनाए जाते थे, उसे ही आहत सिक्के कहते थे, है ना। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो ठीक है, अब पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या याद रखेंगे, एक अशोक के अभिलेख, ठीक है, एक रुद्रदामन का जो अभिलेख है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ठीक है। इसके अलावा पंचमार्क आहत सिक्के, मृद भांड याद रखेंगे और शक महाक्षत्रप। इतनी चीज़ें आपको पुरातात्विक स्रोत से याद रखनी है। अब देखते हैं हम साहित्यिक स्रोत के बारे में, ठीक है। साहित्यिक स्रोत बताने से पहले मैं आपको एक लाइन बोलती हूँ जिसको आपको याद रखना है। तो लाइन आपको याद रखेंगे तो साहित्यिक स्रोत जो मैं 6 बताने वाली हूँ आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत में क्या है कि देखिए, पुराणों में राक्षस की वृहत कथा पर भाषण दिया गया, ठीक है। पुराणों में क्या किया गया, पुराणों में हम नहीं पढ़ा ना राक्षस होते हैं, तो पुराणों में राक्षस के वृहत कथा पर भाषण दिया गया। अब जिसके लिए आपको अर्थ देना है, अर्थ इनकम, ठीक है। तो पुराणों में मतलब साहित्य से अगर आप याद रखेंगे तो साहित्यिक स्रोत में एक आएगा पुराण। जो पुराण है उससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और मैंने आपको बताया था कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने आपको जब पुराण के बारे में बताया था तो गुप्त वंश, मौर्य वंश, है ना, और सातवाहन वंश के बारे में बताया था कि किन किन पुराणों में इसकी जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश का क्या था, विष्णु पुराण है ना, विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये तो पुराण की बात होगी। मैंने कहा पुराणों में राक्षस के बारे में, तो राक्षस मतलब यहाँ से होगा मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है ये भी पूछता है, तो विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, आपको याद रखना है, ठीक है। तो विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखी थी उससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो मैंने कहा
पुराणों में राक्षस के वृहत, तो वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, ठीक है, और से सोमदेव का कथा सरित सागर से हमें इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य, तो महाभाष्य किसने लिखा ये भी पूछता है, तो महाभाष्य से हमें, जो पतंजलि के महाभाष्य से, उसे भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और मैंने कहा अर्थ देना पड़ेगा ना, आपने देखा भाषण सुना, भाष्य भाषण, ठीक है। तो अब क्या अर्थ से क्या निकलता है, तो जो कौटिल्य है मतलब चाणक्य है, उसके अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और इन सभी साहित्यिक स्रोतों में अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें जो ज़्यादातर जानकारी है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही मिलती है। तो चलिए अब देखते हैं हम विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में हमें स्ट्रेबो, कर्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, ठीक है, अनेसिक्रिटस, इन सब यूनानी क्लासिकल लेखकों के विवरण से ही मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथों की बात करूँ तो बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश टीका, ठीक है, महाबोधि वंश और दिव्यावदान से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। और अगर जैन ग्रंथ में देखें तो जैन ग्रंथ में जो भद्रबाहु का कल्पसूत्र है और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व, इससे भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज ने इंडिका लिखा है, और ये बार बार एग्जाम हॉल में पूछता है कि इंडिका किसने लिखा है, तो इंडिका लिखा है मेगस्थनीज ने। और जो मेगस्थनीज की इंडिका है, इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। चलिए अब स्रोतों के बाद हम देखते हैं मौर्य वंश की स्थापना के बारे में। तो देखिए मौर्य साम्राज्य का जो काल है, आपको याद रखना है, काल भी पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 323 बीसी से 185 बीसी तक, यानी 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक आपको याद रखना है। और इसमें जो शासकों का क्रम है वो भी आपको याद रखना है। आज हम जो मेन शासक पढ़ने वाले हैं प्रमुख रूप से, उनके बारे में याद रखना है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिंदुसार, यहाँ मैं बिंदुसार कह रही हूँ, बिंबिसार नहीं। बिंबिसार कौन था, हर्यक वंश का राजा था, ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना की थी उसने। यहाँ हम चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक के बारे में पढ़ेंगे। और अशोक के बाद भी बहुत सारे शासक आए, लेकिन उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, या एग्जाम हॉल में उनसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, इसलिए हम अशोक के बाद डायरेक्ट दशरथ के बारे में पढ़ेंगे। और दशरथ के बाद भी जो राजाएँ थे उनको नहीं जानना है हमको, सिर्फ सबसे लास्ट बृहदत्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसके किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, फिर दशरथ और उसके बाद बृहदत्त, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। तो देखिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मगध में नंद वंश का शासन चल रहा था, और नंद वंश का शासक कौन था उस समय, घनानंद था, है ना, जो कि बहुत क्रूर शासक था। वो अपने जनता पे बहुत ज़्यादा कर आरोपित करते थे, जनता उनसे असंतोष रहती थी, हमेशा संतोषप्रद उनका कार्य लगता नहीं था, है ना। तो अब घनानंद के ही दरबार में चाणक्य होते हैं। कौन, चाणक्य, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। चाहे मैं चाणक्य कहूँ या विष्णुगुप्त कहूँ, दोनों एक ही है, ठीक है। तो चाणक्य का कहते घनानंद ने बहुत ज़्यादा अपमान किया था, है ना, चाणक्य का घनानंद ने बहुत ज़्यादा अपमान किया। तो इससे चाणक्य उनके दरबार से चले गए, और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं मतलब किसी को भी योग्य मतलब शासक बनाऊंगा, उनको शिक्षा दूंगा, और इस घनानंद को इसकी गद्दी से हटाऊंगा, है ना। तो इसी क्रम में उसको मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य को ही चाणक्य ने शिक्षा दी। तो चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था बोलेगा, तो आपको चाणक्य या विष्णुगुप्त याद रखना है, ठीक है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य जो है याद रखना है, ठीक है, सभी चाणक्य के ही नाम है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने शिक्षा दी, और 323 बीसी में, 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को गद्दी से हटाकर, ठीक है, घनानंद के साथ युद्ध होता है, घनानंद को हटाकर गद्दी पर बैठते हैं और नए वंश की स्थापना करता है, जिसको हम आज मौर्य वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नंद वंश के बाद कौन सा वंश आता है, मौर्य वंश आता है। किसने स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ठीक है। कब की, तो 323 ईसा पूर्व में की। राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी, राजधानी पाटलिपुत्र याद रखेंगे।
चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य था, विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूर होता है। मूर का अर्थ होता है मौर्य। ठीक है। मूर का अर्थ क्या होता है? मौर्य। और यहीं से ही मौर्य वंश नाम पड़ता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है। चंद्रगुप्त माता का नाम मूर होता है और यहीं से ही मौर्य वंश का नाम पड़ता है, मौर्य वंश। ठीक है। अब देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके बारे में बहुत सारे मतभेद है कि वो क्षत्रिय थे या शूद्र थे, तो ये कोई प्रमाणिक तो नहीं है, लेकिन पुराणों में कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो शूद्र है। और जो विशाखदत्त की हमने मुद्रा राक्षस पढ़ा ना, तो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में भी इसके निम्न कुल का बताया गया है। ठीक है। वृषल निम्न कुल का बताया गया है। लेकिन जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म बौद्ध धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। तो आपको याद रखना है, पुराणों में शूद्र बताया गया है, मुद्रा राक्षस में इसे वृषल या निम्न कुल का बताया गया है, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। ठीक है। और जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो इनकी आयु 25 वर्ष की होती है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष की होती है। चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम भी है एक सेंड्रोकेट्स और एंड्रोकेट्स। आपको याद रखना है दोनों, सेंड्रोकेट्स और एंड्रोकेट्स। जो जस्टिन है, स्ट्रेबो है, इन्होंने मतलब जो विदेशी लोग हैं ना, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकेट्स और एंड्रोकेट्स नाम से संबोधित किया है। ठीक है। तो जो सर विलियम जोन्स है ना, उन्होंने ही सर्वप्रथम ये पता लगाया कि जो सेंड्रोकेट्स वर्ड यूज हुआ है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हुआ है। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि किन्होंने पता लगाया, तो विलियम जोन्स ने। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का और क्या नाम है? तो सेंड्रोकेट्स और एंड्रोकेट्स। ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और जो सेल्यूकस निकेटर है, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कौन है? सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का आक्रमण हमने पढ़ा था ना, तो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है। और जब विजित क्षेत्र है वो छोड़कर चले जाता है, तो सेल्यूकस निकेटर है ना, उस क्षेत्र में रहता है इस वक्त। ठीक है। तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, जीत जाता है। ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। तो दोनों के बीच संधि होती है। ठीक है। और इस संधि से क्या होता है कि सेल्यूकस जो निकेटर है चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी ले लेता है। ठीक है। और उसके बदले में हेरात, कांधार, काबुल, ये जो एरिया है, ठीक है, हेरात हो गया, अराकोशिया, जेड्रोसिया और पेरिप्निसडाई करके इन क्षेत्रों का कुछ भाग क्या करता है, दे देता है। और कहा जाता है कि जो सेल्यूकस निकेटर है वो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त किससे करता है? मौर्य से करता है। ठीक है। अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। और ये जो चारों प्रांत मैंने अभी बताया ना, इसको दहेज के रूप में देता है। किसके रूप में देता है? दहेज के रूप में। ठीक है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, दहेज के रूप में काशी मिला था, किसको मिला था, है ना, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। तो वैसे ही सेल्यूकस निकेटर है जो उनकी पुत्री हेलेना है ना, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। और ये जो हेरात, कांधार, काबुल, ये वाला जो क्षेत्र है वो दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। ठीक है। कब हुआ? 305 ईसा पूर्व में हुआ। ये भी याद रखना है कि पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। और उसने क्षेत्र लगभग वही हेरात, कांधार, काबुल वाला जो क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे देता है। और उससे क्या लेता है? 500 हाथी ले लेता है। ठीक है। अब देखिए, जो सेल्यूकस है उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजा था, अपना राजदूत भेजा मेगस्थनीज को। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और मेगस्थनीज की रचना का नाम भी आपको याद रखना है, इंडिका। ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और मेगस्थनीज ने किसकी रचना की थी? इंडिका की। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य है उसका जो साम्राज्य है उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर, देखिए हेरात जो अभी अभी मैंने बताया ना, ये सारे क्षेत्र यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो उत्तर पश्चिम में कहाँ तक? ईरान। और ईरान को उस समय फारस कहा जाता था, है ना। तो फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, जो बंगाल है, मगध है ना, इसके बाजू का जो एरिया है वहाँ तक, और उत्तर में कश्मीर तक, और दक्षिण में कर्नाटक, मैसूर तक फैला था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था? उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर, ठीक है, ये ईरान का एरिया है, फारस से लेकर
उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कर्नाटक मैसूर, ठीक है, और पूर्व में क्या था, बंगाल, ठीक है, बंगाल तक फैला था। ये जो एरिया है ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिण भारत की विजय है उसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर, नूर है, ठीक है, आप याद रख सकते हैं, अहनानूर और मुरनानूर, इससे और अशोक के अभिलेखों से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय की, ठीक है। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय महास्थान अभिलेख से प्रकट होती है। देखिए, जैन ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है और ये अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, है ना, अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और भद्रबाहु, है ना, भद्रबाहु से, जो दिगंबर संप्रदाय के थे, मैंने बताया था ना आपको, तो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं और उनके साथ कर्नाटक चले जाते हैं। कर्नाटक में कहाँ? श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला में जाने के बाद ही वहाँ संलेखना विधि से, यानी उपवास विधि से, मैंने जैन धर्म के लेक्चर में आपको बताया था इस विधि के बारे में, है ना, तो संलेखना विधि से उपवास के द्वारा 298 ईसा पूर्व में अपने शरीर का त्याग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है वो हम देखते हैं और अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग किया, ठीक है। तो अब अगला शासक देखते हैं बिंदुसार के बारे में। जब 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र, कौन? बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार उनके पुत्र होते हैं। तो उनके पुत्र जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। इनका शासन कब से कब तक होता है, तो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व के बीच होता है, ठीक है। और इसे यूनानी लेखों में अमित्रोचेट्स यानी अमित्र घात, ठीक है, अमित्रोचेट्स मतलब इसको संस्कृत में अगर रूपांतरित करते हैं तो अमित्र घात के रूप में कहा गया है। तो पूछता है एग्जाम हॉल में कि अमित्र घात किसे कहते हैं, अमित्रोचेट्स किसे कहते हैं, तो बिंदुसार को कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? बिंदुसार को, आपको याद रखना है, ठीक है। वायु पुराण में इन्हें बिंदुसार को ही मद्रसार कहा गया है। किसमें? वायु पुराण में मद्रसार कहा गया है और जैन ग्रंथों में शीर्षसेन कहा गया है। तो आपको बिंदुसार के इतने नाम याद रखने हैं। एक तो अमित्रोचेट्स किस में कहा गया है? यूनानी लेख में। अगर संस्कृत में रूपांतरित करेंगे तो अमित्रघात, और वही वायु पुराण में मद्रसार और जैन ग्रंथ में शीर्षसेन, ठीक है। बिंदुसार के समय में भी जो पश्चिमी यूनानी राज्य है उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम थे। देखिए, डायमेकस और डायनोसियस दो विदेशी राजदूत हैं। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया का जो शासक है एंटियोकस, याद रखना है, उस समय सीरिया का शासक कौन था? एंटियोकस, ठीक है। एंटियोकस ने डायमेकस नाम के जो राजदूत है उसको बिंदुसार के दरबार में भेजा। एक कौन कह रहा है? स्ट्रेबो कह रहा है, ठीक है। वैसे प्लिनी के अनुसार जो मिस्र का शासक था उस समय, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इसने डायनोसियस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ठीक है। तो दो नाम आपको याद रखना, एक तो डायमेकस, दूसरा डायनोसियस, ठीक है। अब देखिए, एथीनियस नाम का एक अन्य यूनानी लेखक है, वो कहता है कि जो बिंदुसार है उन्होंने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी, ठीक है। सीरिया के जो शासक है एंटियोकस, उससे 3 वस्तुओं की मांग की। ये 3 वस्तुएं आपको याद रखनी है, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक, ठीक है ना। तो आपको इतनी चीज़ें तो याद रखनी है कम से कम, ठीक है। क्या क्या याद रखना है यहाँ पे कि स्ट्रेबो के अनुसार जो सीरिया का शासक है एंटियोकस, जो ये 3 चीज़ों की मांग कर रहा है ना, उसने डायमेकस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। जबकि प्लिनी के अनुसार मिस्र के जो शासक है टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इन्होंने डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था राजदूत बनाकर, ठीक। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से क्या क्या मांगा? तो मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक, ठीक है। अब क्या होता है, जो सीरियाई सम्राट है वो उनकी मांग को मान लेते हैं, लेकिन सिर्फ 2, जो प्रथम 2 हैं मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो भेज देता है, पर दार्शनिक नहीं भेजता। दार्शनिक ये बोलकर नहीं भेजता कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता, ठीक है। दार्शनिक भेजना उनके कानून के खिलाफ है, तो वो क्या भेज देता है? मीठी मदिरा भी भेज देता है और सूखी अंजीर भी भेज देता है, पर दार्शनिक नहीं भेजता। तो आपको याद रखना है कि बिंदुसार ने 3 चीज़ें मांगी, सीरिया के शासक से मांगी, एंटियोकस था उस समय, ठीक है। मीठी मदिरा मांगी, सूखी अंजीर मांगी और एक दार्शनिक मांगा। और उसने क्या क्या दिया? तो मीठी मदिरा दे दिया और सूखी अंजीर दे दिया, पर दार्शनिक नहीं दिया, ठीक है।
अब देखिए, दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुआ था, जिसका दमन करने के लिए, ठीक है। कहाँ पर विद्रोह हुआ ये याद रखिए, तक्षशिला में विद्रोह हुआ, ठीक है। और इसी समय इस विद्रोह का दमन करने के लिए सबसे पहले अशोक को भेजता है, फिर दूसरी बार सुसीम को भेजता है, ठीक है। बिंदुसार के पुत्र हैं, पहले बार में किसको भेजता है, अशोक को, फिर दूसरी बार में सुसीम को भेजता है, ठीक है। अब देखिए, बिंदुसार के धर्म के बारे में पूछता है एग्जाम हॉल में बार बार, क्योंकि यही एक ऐसा शासक था जिसने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था, ठीक है। जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मैंने आपको बताया था ये जो वैदिक काल वाला लेक्चर था उसमें आजीवक संप्रदाय किनका था, तो आपको मैंने अच्छे से बताया था कि जीवन भर आपको कहाँ रहना है, गौशाला में। तो कौन था, मैख्यावलिक गौशाल, ठीक है। तो आपको अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर देख लीजिए, सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो बिंदुसार कौन से धर्म का था, तो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, ठीक है। और उसकी राजसभा में आजीवक संप्रदाय के एक ज्योतिषी भी निवास करते थे। कहाँ ऐसा पता चलता है, तो दिव्यावदान में, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम अशोक के बारे में। अशोक का कार्यकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, आपको कार्यकाल याद रखना है। अब देखिए, जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक जो है वो बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार नहीं चाहता कि अशोक सिंहासन पर बैठे, पर बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध गद्दी पर बैठता है, ऐसा कौन कहता है, जैन अनुश्रुति, ठीक है। वैसे सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर बैठता है। तो 99 भाइयों की हत्या करके बैठता है, ऐसा कौन कह रहा है, सिंहली अनुश्रुति, ठीक है। सिंह क्या है, खुखार है ना। सिंह कैसा होगा, खुखार होगा, देखा होगा आपने शेर को, लायन को, ठीक है। तो आप सोचिए, सिंहली अनुश्रुति है तो वो बोल रहा है कि 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर बैठा है, ठीक है। वैसे ही महाबोधि वंश और तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध होता है, किसके बीच, जो अशोक है और उनके भाइयों के बीच गृह युद्ध होता है। इसमें भाइयों, कितने भाई थे इसका वर्णन नहीं है, लेकिन भाइयों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। और उसमें अशोक जो है अपने भाइयों का वध करके साम्राज्य प्राप्त करता है, ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब जैसा भी रहा होगा, लेकिन 4 वर्ष तक सत्ता का संघर्ष चलता है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद लगभग 4 वर्ष तक सत्ता का संघर्ष चलता है। और अशोक जो है विधिवत, कानूनी रूप से विधिवत तरीके से राज्याभिषेक कब करवाता है, तो 269 ईसा पूर्व में। तो आपको याद रखना है, 4 वर्ष तक सत्ता का संघर्ष होता है, ये याद रखना है। और 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक होता है। देखिए, मैंने 273 ईसा पूर्व बताया था, लेकिन राज्याभिषेक कब होता है, 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में, 269 BC, आपको याद रखना है, ठीक है। अशोक के जीवन की जो प्रारंभिक जानकारी है हमें बौद्ध ग्रंथ जैसे दिव्यावदान हो गया, सिंहली अनुश्रुति हो गई, है ना, इससे पता चलती है, ठीक है। जो सिंहली अनुश्रुति है वो क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। अब दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और जो गुर्जरा अभिलेख है, इसमें अशोक का नाम अशोक है, ठीक है। मास्की और जो गुर्जरा अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक है, और पुराणों में अशोक वर्धन नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है इनका, अशोक का नाम अशोक, ठीक है। कहाँ है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में, और पुराणों में अशोक वर्धन, ठीक है। वैसे ही अशोक के कुछ अभिलेख हैं, उनमें इनका नाम ईरानी शैली में, मैंने बताया था ना, अशोक के अभिलेख में हम ईरानी प्रभाव देखते हैं, तो उसमें देव नाम प्रिय, ठीक है, देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रिय दस्सी, इस उपाधि से हमको अशोक का नाम देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको अशोक से रिलेटेड कुछ और फैक्ट याद रखने हैं, जैसे पूछता है एग्जाम हॉल में कि राज्याभिषेक करने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था, तो उज्जैन का राज्यपाल था। मैंने बताया था मध्य प्रदेश अवंती वाला एरिया है ना, तो उज्जैन का राज्यपाल था, आपको याद रखना है। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार जो है अशोक शिव का उपासक था, तो किसका उपासक था ये भी आपको याद रखना है, शिव का उपासक था। तथा उसने वितस्ता नदी किसका पुराना नाम था, अभी जो झेलम नदी हम देखते हैं ना, तो झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता नदी। तो वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की, तो अशोक ने की। कहाँ पर की, तो वितस्ता या झेलम नदी के किनारे पर की, ठीक है। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। तो अशोक की जो रानी थी, पत्नी थी, उनमें से सिर्फ एक का ही नाम मिलता है, कारुवाकी, इनके द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में। तो
तो क्या क्या याद रखना है कि राज्याभिषेक से पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था, शिव का उपासक था, और इन्होंने श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। कहाँ पर? वितस्ता या झेलम नदी के किनारे। और इनकी एक ही पत्नी का नाम इनके द्वारा जो उत्कीर्ण कराए का अभिलेख है उनमें मिलता है, और वो रानी का नाम क्या है? कारुवाकी। अब देखिए, जैसे ही इनका राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, ठीक है, राज्याभिषेक कब हुआ? 269 BC में, है ना। और 8वें वर्ष में मतलब 261 BC में, 261 ईसा पूर्व में अशोक जो है कलिंग पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, कलिंग पर क्या आक्रमण कर देता है? कलिंग कौन सा एरिया है? तो उड़ीसा का जो क्षेत्र है उस समय कलिंग के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और जब कलिंग पर आक्रमण करता है तो बहुत भीषण युद्ध होता है और उसमें लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1,50,000 लोग बंदी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखकर जो है अशोक का क्या होता है? हृदय द्रवित हो जाता है ना, हृदय जो है परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा एग्जाम हॉल में बार बार पूछता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन कब होता है। ठीक है, तो कब होता है? कलिंग युद्ध के बाद होता है। कलिंग युद्ध कब होता है? तो 261 BC में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? 1 लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं। तो उनका जो चारों तरफ खून खून फैला होता है ना, उसको देखकर अशोक का दिल पिघल जाता है और उसने युद्ध की जो नीति है उसको छोड़ देता है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? अशोक का जो 13वां शिलालेख है, कलिंग युद्ध के बाद उसने उसके परिणामों के विषय में 13वें शिलालेख में वर्णन किया है। तो 13वें शिलालेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से क्या होता है? हाथी गुम्फा लेख में बताया गया है कि जब अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है तो उस समय कलिंग का राजा नंदराज होता है। ठीक है, कौन होता है? नंदराज होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कलिंग युद्ध कब होता है। तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में होता है, 261 BC में होता है। इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है, और हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार इस समय कलिंग का राजा नंदराज होता है। ठीक है, अब देखिए, कलिंग विजय के बाद 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मौर्य साम्राज्य जो बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं? 2 केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था स्थापित करते हैं, जिसमें एक होता है उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसली होती है, और एक होता है दक्षिण केंद्र जिसकी राजधानी जौगढ़ होती है। ठीक है, प्लिनी कहता है कि अशोक जो है, प्लिनी क्या कहता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि उस समय व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से कलिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ठीक है, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जो कलिंग है उस समय हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, कलिंग क्या था? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, और उन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, अशोक के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि जो अशोक का साम्राज्य था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अफगानिस्तान से, दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में काठियावाड़, ये काठियावाड़ क्या है? गुजरात का एरिया हो गया है ना, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। ये जो एरिया देख पा रहे हैं ये अशोक का साम्राज्य है। ठीक है, असम में अशोककालीन साक्ष्यों के नहीं मिलने के कारण ऐसा कहा जाता है कि ये मौर्य साम्राज्य के बाहर था। असम जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पर अशोक के मौर्यकालीन साक्ष्य नहीं मिले हैं। अशोक और बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो सिंहली अनुश्रुति है, दीपवंश महावंश, इसके अनुसार अशोक ने अपने शासन के 4थे वर्ष में निग्रोध, किससे? निग्रोध जो बौद्ध भिक्षु हैं उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, और इसके पश्चात जब मोगलीपुत्र तीस के प्रभाव में कब आए? जब तृतीय बौद्ध संगति का विजन हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था बौद्ध धर्म में। ठीक है, और उस समय इनके संरक्षक कौन थे? तो अशोक ही थे। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, है ना, लगभग 251 BC में। ठीक है, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस थे, है ना। तो उनके प्रभाव में आकर ये पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। लेकिन दिव्यावदान में क्या कहा गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? उपगुप्त से ली। ठीक है, दिव्यावदान में कहा गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली, और सिंहली अनुश्रुति में कहा गया है कि इन्होंने निग्रोध से दीक्षा ली थी। ठीक है, देखिए, अशोक ने अपने शासन के लगभग 10वें वर्ष में जितने भी गौतम बुद्ध से जुड़े हुए स्थल थे उनका भ्रमण किया। वो सबसे पहले बोध गया गए। कहाँ गए? बोध गया में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। वैसे ही अपने शासन के जो 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी ग्राम गए। लुम्बिनी ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, है ना। तो लुम्बिनी ग्राम में गए और वहाँ पर
गांव को कर मुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, केवल 1/8 भाग ही कर के रूप में वो लेते थे। 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की थी। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेपाल का जो तराई क्षेत्र है वहाँ से अशोक के 2 अभिलेख मिले हैं, एक रुमनदेही अभिलेख और एक निगलीवा अभिलेख। ठीक है, एक रुमनदेही और एक निगलीवा स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। रुमनदेही अभिलेख में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, रुमनदेही जो अभिलेख है वहाँ से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। अशोक का बौद्ध होने का सबसे पहला सबल प्रमाण उसका जो भाब्रू वैराट राजस्थान से प्राप्त हुआ है लघु शिलालेख है ना, इसमें पता चलता है कि अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन किया था। अशोक के धम्म का उल्लेख है तो किसमें है ये, राजस्थान के भाब्रू वैराट लघु शिलालेख में। अब अशोक के अभिलेख से हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको याद रखना है अशोक ने भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले प्रारंभ किया। ठीक है, अशोक ने शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले प्रारंभ किया। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए जाते थे। राज्य के जो आदेश होते हैं ना, उस रूप में जारी किए जाते थे। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया था। ठीक है, अशोक के अभिलेख है वो हम किन किन रूप में देखेंगे, तो एक तो शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख है, ठीक है, और तीसरा गुहा लेख है, और अशोक के वृहद शिलालेख। शिलालेख मतलब, शिला मतलब क्या होता है, पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों पर जो लेख लिखे जाते थे, है ना। स्तंभ लेख मतलब स्तंभ बनाकर, ठीक है, और गुहा लेख मतलब जो गुफाओं में लिखे जाते थे। सबसे पहले शिलालेख को तो 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तो वृहद शिलालेख और दूसरा लघु शिलालेख। ठीक है, और स्तंभ लेख में क्या है, इन्हें दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख के रूप में विभाजित किया, मतलब एक बड़ा और एक छोटा। तो दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। वैसे ही गुफा लेख क्या है, तो गुफाओं में जो उत्कीर्ण लेख है वो गुहा लेख है। ठीक है, और वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी, ये एग्जाम हॉल में बार बार पूछता है, तो आपको याद रखनी है कि वृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुछ स्रोतों में आप 7 स्थान भी देखेंगे, लेकिन 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है वृहद शिलालेख, जिनकी संख्या कितनी है, 14 है। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। जो अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या 7 है। दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7 है, और 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ, दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, लौरिया, रामपुरवा, इन स्थानों से प्राप्त हुए 7 दीर्घ स्तंभ लेख। कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है, अतः उन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम से अलग रखा गया है, और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। तो जो सांची से प्राप्त हुआ है, सारनाथ से प्राप्त हुआ है और रुमनदेही से प्राप्त हुआ है, वो लघु स्तंभ लेख है। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख है उनकी लिपि क्या है, ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत है। ठीक है, केवल 2 अभिलेखों जैसे शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है, और एक खरोष्टी लिपि किसके प्रभाव से मिली थी हमें, ईरानियों के प्रभाव से। मैंने बताया था ना, ईरानियों का प्रभाव जो भारत पर पड़ा। ठीक है, तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की जो लिपि है वो क्या है, ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, अशोक के जो सभी अभिलेख हैं उनके विषय प्रशासनिक थे। कैसे थे, प्रशासनिक थे। लेकिन रुमनदेही जो अभिलेख है वो सबसे छोटा अभिलेख है और इसका विषय आर्थिक है। तो जो अलग है वो आपको याद रखना है। ठीक है, रुमनदेही अभिलेख का जो विषय है वो क्या है, आर्थिक है। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवकी का वर्णन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौशाम्बी और प्रयाग, इनके स्तंभ लेख में, मतलब कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवकी का वर्णन है। ठीक है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और इसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो रानी कारुवकी के द्वारा जो दान दिया गया है उसका उल्लेख है। ठीक है, अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ कहा जाता था, और गुहा लेख जो है धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाए थे। किसने, हम आगे तुगलक वंश पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, मेरठ तथा टोपरा से अशोक का स्तंभ दिल्ली मंगवा लिया था, है ना, दिल्ली सल्तनत के थे ये। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किला में रखा गया है। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ जो पहले कौशाम्बी में था,
तो अकबर, जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें अकबर के शासनकाल में जहांगीर के द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया, ठीक है, कौशाम्बी से लाकर। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है और इसकी खोज 1872 ईस्वी में की गई, ठीक। चौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। अशोक का सर ए कूना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है, ठीक है। अशोक के जो अभिलेख है उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए नक्शे में तो कहाँ कहाँ पे कौन सा अभिलेख है वो मैंने दिखाई दिया है, आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेंगे। इसमें जो मेरठ और टोपरा का अभिलेख था, है ना, इसे फिरोज शाह तुगलक क्या दिल्ली लेके आ गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो सारनाथ का स्तंभ है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप सारनाथ, तो जो सारनाथ का स्तंभ है वो बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसकी जो संरचना है इसमें चारों दिशाओं पर 4 शेर हैं, ठीक है। तो आपने प्रतीक चिन्ह देखा ना, 4 सिंह वाला प्रतीक चिन्ह, वो यही है, ठीक है। तो ये बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसमें चारों दिशाओं पर 4 शेर हैं और इसके नीचे में एक चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं, ठीक है। कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। इसमें एक घोड़ा है, बैल है और नीचे में सत्यमेव जयते लिखा है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है। जो प्रतीक चिन्ह है उसमें एक तरफ क्या है, घोड़ा है, बैल है और नीचे में सत्यमेव जयते लिखा है, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। वो कैसी? सारे खूना अरमाइक लिपि ग्रीक भाषा, ठीक है। वैसी शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्ठी है, लेकिन जो भाषा है वो प्राकृत है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। वैसे ही कालसी, गिरनार और सोप, जो एक कालसी हो गया, गिरनार हो गया, सोपरा हो गया, ठीक है, और जौगढ़ और धौली जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उड़ीसा क्षेत्र में, धौली, जौगढ़, ठीक है, और क्या सोपरा, ठीक है, और गिरनार, ठीक है, इन सब की जो लिपि है वो ब्राह्मी है, तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। अशोक के जो 4 शिलालेख हैं उनको छोड़कर शेष शिलालेखों में उनका नाम प्रियदर्शनी या देव नाम प्रिय के रूप में देखने को मिलता है। जो अशोक के शिलालेख हैं उनको सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि अशोक के जो शिलालेख है और कहाँ कहाँ से मिला है। तो शाहबाजगढ़ी आपके पेशावर पाकिस्तान से मिला है, मानसेहरा हजारा पाकिस्तान से, ठीक है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों कहाँ से मिला है? पाकिस्तान से, ठीक है। और कालसी जो है वो उत्तराखंड देहरादून में, ठीक है। गिरनार जो है जूनागढ़ गुजरात में, धौली जो है पूरी उड़ीसा में, जौगढ़ गंजाम उड़ीसा में, ठीक है। तो आपको धौली और जौगढ़ ये दोनों उड़ीसा में याद रखना है। सोपारा महाराष्ट्र में, एर्रागुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में, मास्की जो रायचूर में है और गुर्जरा जो है दतिया मध्य प्रदेश में है। ब्रह्मगिरी मैसूर कर्नाटक में है। भाबरू हमने देखा था राजस्थान में है और अरोरा ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जो जटिंग है वो कर्नाटक में है। सासाराम बिहार में है, सासाराम बिहार में है। और राजुल मंडलगिरी जो है वो कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। गोवी मठ मैसूर कर्नाटक में है, ठीक है। सारोमोरो जो है मध्य प्रदेश में है। निट्टूर कर्नाटक में है। उदगोलम जो है बेल्लारी कर्नाटक में है और सन्नाती कर्नाटक में है। सारी चीज़ें आप याद रखें या ना रखें, एक बार नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम हॉल में तो कुछ भी पूछ देता है, ठीक है। तो मैंने जो स्टार्टिंग में यहाँ पे पॉइंट ऑफ करके लिखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें तो आपको याद रखनी ही है, ठीक है। अब देखते हैं जो अशोक के शिलालेख है उसमें वर्णित विषय, ठीक है, कौन कौन से विषय वर्णित है। तो पहले शिलालेख में क्या है? पशु बलि की निंदा है और उसी में बताया गया है कि जो सभी मनुष्य है वो मेरी संतान है, मेरी संतान की तरह है, ठीक है। तो पहले शिलालेख का विषय क्या है कि पशु बलि की निंदा करता है और सभी मनुष्य क्या है? मेरी संतान की तरह है, ठीक है। दूसरा शिलालेख क्या है? देव नाम प्रिय। दूसरा शिलालेख में क्या है? मनुष्य और पशु के चिकित्सा की व्यवस्था के बारे में है, ठीक है। तीसरे शिलालेख में क्या है? तो राजकीय अधिकारियों के लिए आदेश, ठीक है, कि प्रत्येक 5 वर्ष में जनता के बीच जाए, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष में जनता के बीच जाए, दौरा करे, ठीक है, इसके बारे में है। चौथे शिलालेख में क्या है? भेरी घोष की जगह धम घोष, ठीक है। भेरी घोष की जगह क्या है? धम घोष,
ठीक है। और 5वें शिलालेख में धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति के संबंध में है। किसके बारे में है? धार्मिक महामात्रों की, धम्म महामात्रों की नियुक्ति के संबंध में है। 6वां शिलालेख क्या कहता है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा, ठीक है। 7वां शिलालेख है वो है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कहता है, ठीक है। और 8वां शिलालेख क्या कहता है? सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। बोध गया में जो गए थे ना, बोध गया के भ्रमण का उल्लेख है 8वां शिलालेख में। 9वां शिलालेख क्या कहता है? धर्म समारोह की चर्चा, सच्ची भेंट, सच्चा शिष्टाचार का उल्लेख है ना। तो आप एक बार बस सुन लीजिए, देख लीजिए, सुनी हुई बातें दिमाग में रह जाती है, ठीक है। तो जो 9वां शिलालेख है वो क्या कहता है? सच्ची भेंट और शिष्टाचार, ठीक है। 10वां शिलालेख क्या कहता है? तो राजा और उसके जो उच्च अधिकारी है ना, अशोक ने आदेश दिया है कि जो राजा है और उसके उच्च अधिकारी है हमेशा प्रजा के हित में कार्य करेंगे, सोचेंगे, ठीक है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। धम्म की व्याख्या किस में है? 11वें शिलालेख में है। और 12वें शिलालेख में क्या है? सर्वधर्म समभाव और स्त्री महामात्र की चर्चा, ठीक है। स्त्री महामात्रियों की नियुक्ति, सभी प्रकार के धर्मों का, विचारों का सम्मान करना, ठीक है। और 13वां शिलालेख, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 13वां शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है। पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। और इसी में ही अशोक के हृदय परिवर्तन की जो घटना है उसके बारे में वर्णन है, ठीक है। 14वां शिलालेख क्या कहता है? जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए, बिताने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा? 14वां शिलालेख। तो आप एक बार ये सारे शिलालेखों के बारे में देख लेंगे, ठीक है। देखिए, अशोक से रिलेटेड मैं एक आध फैक्ट और बताती हूँ कि जो अशोक है उनके पुत्र का नाम होता है महेंद्र और उनकी पुत्री का नाम होता है संघमित्रा, है ना। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था, ठीक है। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि उनके पुत्र का नाम महेंद्र था और संघमित्रा उनकी पुत्री का नाम था, और इन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था अशोक ने, ठीक। अब अशोककालीन प्रांत के बारे में देखते हैं। तो अशोककालीन कितने प्रांत थे और उनकी राजधानी क्या थी, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अशोककालीन जो प्रांत है वो क्या है? उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। उत्तरापक्ष की राजधानी तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी, ठीक है। कलिंग का तोसली, कलिंग का क्या था? तोसली। वैसी दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, उत्तरापथ का तक्षशिला, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, ठीक है। और प्राची का जो मध्य प्रदेश में है उसका पाटलिपुत्र। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या बताया मैंने? उत्तरापथ पथ का तक्षशिला, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, वैसी अवंती का उज्जैनी, अवंती से उज्जैन तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। और कलिंग का तोसली, ठीक है। और प्राची जो मध्य प्रदेश में है उसका पाटलिपुत्र। अशोक के उत्तराधिकारी की बात करूं तो जो अशोक के उत्तराधिकारी हैं उनमें बहुत सारे हमें शासक देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको अशोक के बाद डायरेक्टली जो शासक हैं उनको छोड़कर दशरथ को याद करना है, क्योंकि दशरथ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अशोक और दशरथ दोनों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। तो अशोक और दशरथ दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। अशोक की मृत्यु जो है 232 ईसा पूर्व के लगभग हो जाती है, ठीक है। और सभी पुराण में बृहदत्त को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। तो दशरथ के बाद आपको बृहदत्त याद रखना है, ठीक है, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या कौन करता है? उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देता है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व के लगभग बृहदत्त को सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से हत्या करके बृहदत्त की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो जाता है और नया वंश देखते हैं हम शुंग वंश के बारे में। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें मौर्य प्रशासन के बारे में देखेंगे और उसके बाद शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश के बारे में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे यूज़फुल कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच हमेशा हाजिर रहूँ और ऐसे ही नए नए सब्जेक्ट आप लोगों के बीच लेकर आते रहूँ, यूज़फुल जानकारियाँ लेकर आती रहूँ। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसका आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी और इससे रिलेटेड MCQs क्विज कॉम्पिटिशन भी मैं अपने चैनल पर करवाते रहती हूँ। तो आप स्टडी विद खुशी टेलीग्राम चैनल में भी जाकर अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर
शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।